नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। दृष्टि आईएएस का बिहार समग्र है ये, और इसका तृतीय संस्करण से अभी हम लोग बिहार की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे तो मैं दिखा देता हूँ। अपवाह तंत्र और सिंचाई पढ़ेंगे, और फिर इससे जुड़े एमसीक्यू भी लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे इसी वीडियो में। ओके, अपवाह तंत्र और सिंचाई वो टॉपिक है जिससे हर साल बीपीएससी में एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं। जो नदियों से संबंधित आप क्वेश्चंस देखते हैं, गंगा नदी, सोन नदी, पुनपुन, इन सबसे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी चैप्टर से होते हैं। नदियों का उद्गम, उनका मुहाना, ये सब देखेंगे आप हम लोग। ओके, इससे पहले हम लोग इससे 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, उसको आप जाकर ज़रूर देखिएगा। ज्योग्राफी में सॉइल हमने कंप्लीट कर लिया है, और बिहार का भौतिक विभाजन जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। हिस्ट्री भी कंप्लीट किया जा चुका है इस बुक से, मिडिएवल, मॉडर्न और एंशिएंट तीनों ही। इसके अलावा केबीसी नैनो की जो बुक आती है बिहार समग्र, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है इस चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। बिहार में विद्यमान अपवाह तंत्र के अंतर्गत मुख्यतः नदियाँ, झीलों, आर्द्रभूमि, जलप्रपात, विभिन्न गर्म जलकुंड को शामिल किया जाता है। अपवाह तंत्र किसको कहते हैं? कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा। किसी भी राज्य या देश का संपूर्ण जल का जो तंत्र होता है ना, वो राज्य या देश के लोगों को जल कहाँ से प्राप्त होता है, वही अपवाह तंत्र होता है ना। जैसे नदी हो गए, झील हो गए, झरने हो गए, गर्म जलकुंड हो गया, जलप्रपात हो गया, ये सब मिला के क्या बनते हैं? अपवाह तंत्र बनाते हैं। ओके, और इसमें यही सब शामिल होते हैं। तो चलते हैं आगे नदियाँ पर। बिहार में प्रभावित होने वाले प्रमुख नदियाँ, कौन कौन सी नदियाँ बिहार में प्रवाहित होती हैं? तो आपको पता ही है, गंगा होगा सबसे पहले। गंगा बिहार को ठीक बीचों बीच आधे भाग से काटती है। ओके, यहाँ से गंगा बहती है, और इसके सहायक नदियाँ ऊपर नीचे दोनों से इसमें मिलती हैं। मूल रूप से यह नदी भागीरथी के नाम से गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से निकलती है। देवप्रयाग उत्तराखंड में भागीरथी व अलकनंदा के संगम के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से निकलती है। और देवप्रयाग, 10 प्रयाग हैं टोटल, देश में 10 प्रयाग हैं। गंगा में जहाँ जहाँ भी कोई नदी आके मिलती है ना, वो कोई न कोई प्रयाग कहलाता है। ओके, जिसमें प्रयाग का राजा कौन कहलाता है? तो इलाहाबाद। अभी जो प्रयागराज है वो यही है कि वहाँ पर सबसे बड़ी गंगा के सहायक नदी यमुना उसमें आकर मिलती है। प्रयाग का मतलब आज पता चल गया होगा। तो देव प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, ये अलग अलग प्रयाग हैं। ओके, तो देव प्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा के संगम के बाद इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। ओके, उससे पहले भागीरथी के नाम से इसको जाना जाता है। बिहार में इस नदी की लंबाई कितनी है? सबसे पहले तो यही याद रखना, 445 किलोमीटर है। हालांकि भारत में इसकी कुल लंबाई 2525 है। 25 किलोमीटर गंगा की कुल लंबाई है भारत में। बिहार में 445। बिहार में यह नदी पश्चिम से पूर्व की ओर मुख्यतः बक्सर, जिलों के नाम जरूर याद रखना, कहाँ से प्रवेश करती है? चौसा के समीप बक्सर में प्रवेश करती है ये बिहार में। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार के बाद फिर ये साहिबगंज के पास से निकलकर कहाँ चली जाती है? थोड़ा सा इलाका झारखंड में बस टच करता है साहिबगंज के पास, और फिर बंगाल में प्रवेश कर जाती है। यह नदी चौसा, बक्सर के पास बिहार प्रवेश करती है, तथा कटिहार, बिहार, साहिबगंज, झारखंड के बीच सीमा बनाते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। ओके, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में चली जाएगी। बिहार में इसमें बाईं ओर उत्तर दिशा से, बाईं ओर दाईं ओर क्या होता है? नदी, गंगा नदी किधर जा रही है? इधर की तरफ बह रही। इधर है उसका मुहाना, जहाँ पर वो अपना सारा जल निकालेगी। तो इधर से अगर देखें तो ये हो गया इसका बायां, और ये हो गया दायां। ओके, तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? सबसे पहले तो अगर गंगा है ये, तो सबसे पहले घाघरा के मिलेगी, फिर गंडक, फिर बागमती, फिर बूढ़ी गंडक, फिर कोसी, फिर कमला और महानंदा इसमें आके मिल जाती है। और दाईं ओर से अगर बात करें तो नीचे से, तो सबसे पहले सोन नदी मिलेगी, फिर कर्मनासा, उसके बाद से पुनपुन, और फिर क्यूल नदी मिलती है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। ये रही गंगा नदी, ये देखो घाघरा आके मिल रही है, फिर गंडक आके मिल रही है, बागमती मिल रही है, ये कोसी मिल रही है, और यहाँ पर सबसे अंत में महानंदा आके मिलती है किशनगंज के समीप। अगर नीचे से देखें तो ये सोन नदी है। सोन नदी के बाद इधर ही इसमें कौन सी नदी थी दूसरी? सोन के बाद कर्मनासा है, पुनपुन और क्यूल है। कर्मनासा भी इधर ही बक्सर के समीप ही मिल जाती है इसमें, फिर पुनपुन आती है, और उसके बाद क्यूल नदी आ जाती है। ओके, दूसरा नदी है घाघरा, सरयू नदी जिसको कहा जाता है। घाघरा के बहुत सारे नाम हैं। इस नदी का उद्गम
तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील के पास स्थित मापोचुंग हिमनद ग्लेशियर से होता है। कहाँ से? मापचोचुंग हिमनद जो ग्लेशियर है तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप है, वहीं से इसका उद्गम होता है। घाघरा सरयू नदी जिसको कहा जाता है यूपी में। बिहार में इस नदी की लंबाई मात्र 83 किलोमीटर है। यह दरौली सिवान जिला के नज़दीक बिहार में प्रवेश करती है और रिविलगंज सारण जिला के पास गंगा में मिल जाती है। छपरा के समीप सारण जिला में ये गंगा में अपना जल डाल देती है। और कहाँ से प्रवेश करती है? तो सिवान जिला के समीप से प्रवेश करती है। इस नदी को सरयू तथा करनाली के नाम से भी जाना जाता है। इसी को सरयू नदी कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। और करनाली सोन नदी है। यह गंगा में दाहिनी ओर दक्षिणी दिशा से मिलने वाली प्रमुख नदी है। इस नदी का उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश से होता है। अमरकंटक का जो श्रेणी है ये यहाँ पर जहाँ पर देखोगे ना छत्तीसगढ़ और एमपी दोनों का सीमा लगता है, वहाँ से दो प्रमुख नदियाँ निकलती हैं। एक निकलती है नर्मदा जो पश्चिम की तरफ प्रभावित होकर कहाँ पर गिरती है ये? तो ये अरब सागर में जाके गिरती है। और एक सोन नदी निकलती है जो उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर गंगा नदी में आके मिल जाती है। ओके, यह रोहतास जिले से बिहार में प्रवेश करती है। कहाँ से? रोहतास से प्रवेश करती है। सोन नदी रोहतास से प्रवेश करती है तथा पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। इसको पूछा था बीपीएससी ने 66वीं या 67वीं एग्जाम में। इसकी बिहार में लंबाई कुल 202 किलोमीटर है। 202 किलोमीटर लंबी है। वहीं इसकी संपूर्ण लंबाई 784 किलोमीटर है। 784 किलोमीटर लंबी है ये नदी। गोपद, कनहर, उत्तरी कोयल और रिहंद इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब अगर आपसे पूछेगा कि सोन नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो गोपद, कनहर, उत्तरी कोयल, रिहंद। इस नदी पर दक्षिण पश्चिम बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई योजना भी निर्मित है। दक्षिण पश्चिम बिहार का बिहार है ये, इसका दक्षिण पश्चिम इलाका ये वाला हो गया। यहाँ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना सोन नदी पर ही निर्मित है। कोसी नदी, यह नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा गाद लेकर आती है। इसके कारण क्या होता है, इसके अपने ही गाद से इसका रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, तो अगली बार ऐसे प्रवाहित होने लग जाएगी। इसलिए इसको मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है ये नदी। जब मार्ग बदलती है तो इसीलिए अधिक विनाश करती है ये, क्योंकि जहाँ अभी लोग बसे हुए हैं वहाँ अगर ये नदी बहने लग जाएगी तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आएगी ना, बहुत ज़्यादा लोग को विस्थापित करना पड़ेगा। 2004 में यही घटना हुई थी। 2004 का बाढ़ सबको याद होगा। इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। यह नदी सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया जिलों से प्रवाहित होने के बाद गंगा नदी में मिल जाती है। कौन कौन सी? 1, 2, 3, 4 जिले हैं मुख्य रूप से, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया। इसका उद्गम गोसाई स्थान नेपाल से होता है। गोसाई स्थान नेपाल से। सनकोसी, ताम्रकोसी, तमूर कोसी, भूत कोसी, लिच्छू कोसी, दूध कोसी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 नदियां हैं, 6 कोसी। और एक और है अरुण कोसी, ये सप्त कोसी भी इसको कहा जाता है। ये सातों कोसी मिलकर क्या बनाती है? बिहार की कोसी नदी का निर्माण होता है। सप्त कोसी, उसके बाद से इंद्रावती इसकी सहायक नदियां हैं, इसको भी याद रखना। इंद्रावती भी इसकी सहायक नदियां हैं। इंद्रावती नेपाल में बहती है। गंडक, मूल रूप से नेपाल से निकलने वाली यह नदी भैंसा लोटन पश्चिमी चंपारण के पास बिहार में प्रवेश करती है। भैंसा लोटन एक जगह है पश्चिमी चंपारण में, वहीं पर ये नदी गंडक बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में इस नदी की कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 260 किलोमीटर। गंडक की बात कर रहे हैं अभी हम। अगर हम बिहार का मैप ये बनाएंगे, उसमें गंगा नदी ये बह रही है, तो कहाँ से प्रवेश करती है? ये यहाँ से प्रवेश करती है। ओके, और घाघरा नदी यहाँ से प्रवेश करती है, इसको ज़रूर याद रखना। यह नदी पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर जिलों से प्रवाहित होते हुए सोनपुर, कहाँ पर? सोनपुर, यानी कि सारण जिला में ही सोनपुर बिल्कुल टिप पर पड़ता है। हाजीपुर इधर है और इधर बीच में नदी है, और इधर यहाँ पर सोनपुर है। सोनपुर व हाजीपुर वैशाली के मध्य गंगा नदी में मिल जाती है ये। ओके, अगला है कि सप्त गंडकी, काली गंडक, नारायणी, सीलग्रामी और सदानीरा इस नदी का अन्य नाम है। सदानीरा नदी कहाँ कहा गया इसको? ऋग्वेद में इसको कहा गया है सदानीरा। गंडक को ऋग्वेद में सदानीरा का नाम कहा गया है। और गंडक के पश्चिम के प्रदेश और गंगा के दक्षिण के प्रदेश को, गंडक के पूर्व के प्रदेश और गंगा के दक्षिण प्रदेश को व्रात्य प्रदेश भी कहा गया है। मतलब ऐसा प्रदेश जहाँ निवास नहीं कर सकते हैं। ऋग्वेद की बात कर रहा हूँ मैं। ओके,
इस नदी पर वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण बैराज का निर्माण किया गया है। बिहार के उत्तर पश्चिम जिलों में पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित त्रिवेणी नहर गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई। अब गंडक नदी का मुहाना कहाँ, तो यहाँ पर। तो इसका बायां तट कौन सा हो जाएगा, इसका बायां तट हो जाएगा ये वाला भाग, वहाँ से त्रिवेणी नहर निकाली गई है। बूढ़ी गंडक अगला नदी है। अगली नदी कौन सी है, बूढ़ी गंडक। इस नदी को सामान्यतः गंडक नदी की एक परितज्ञ धारा माना जाता है। बोला क्या जाता है कि पहले जो था ये गंडक नदी, जो ऊपर देखा हमने, ये गंडक नदी ही इधर से होकर बहती थी। अभी ये पश्चिमी चंपारण से गंडक नदी बह रही है, लेकिन अभी जहाँ बूढ़ी गंडक बह रही है किसी ज़माने में वहीं पर गंडक नदी बहती थी। परितज्ञ धारा उसको कहा गया है। इसकी उत्पत्ति चौतरवा चौड़ विश्रामपुर पश्चिमी चंपारण से होती है। यह नदी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया जिलों से प्रवाहित होती हुई गंगा में मिल जाती है। मसान, बलौर, पंडई, डंडा, सिकटा, त्यूर, धनौत, कोहरा, तिलावे तथा अनजान कोटे इसकी सहायक नदियाँ हैं। क्या हमें ये याद रखना है? नहीं, इसको याद नहीं रखना है। बूढ़ी गंडक की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? बागमती। इसको जरूर याद रखना। बागमती के तट पर ही दरभंगा शहर है। ओके, तो बूढ़ी गंडक की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो बागमती है। अगले पर चलते हैं, देखते कौन सी नदी आई है। और उसके बाद है कि बूढ़ी गंडक गंगा नदी की एक सहायक नदी है। इसे उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी के रूप में भी जाना जाता है। बूढ़ी गंडक को उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी के रूप में जाना जाता है। अगली नदी है बागमती। इसका उद्गम महाभारत श्रेणी नेपाल से होता है। हिमालय की श्रेणी है ये, जिसका क्या नाम है? महाभारत की श्रेणी। हिमालय की ही श्रेणी है, एक पर्वत की श्रृंखला है एक छोटी सी, जिसका नाम है महाभारत श्रेणी। वहीं से बागमती नदी का उद्गम होता है। बिहार में इसकी कुल लंबाई 394 किलोमीटर है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप चैनल ज्वाइन कर लेना, स्टडी फॉर UPSC PCS, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। प्रीवियस वीडियो जो इससे पहले हमने ज्योग्राफी का किया है उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना। और डेली हम लोग करीब में 100 MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं 67वीं BPSC के लिए, है ना। तो अभी उसमें हिस्ट्री चल रहा है। हिस्ट्री के बाद देखते हैं अगला कौन सा आता है। अगला है कि यह नदी सीतामढ़ी, बागमती नदी सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों से प्रवाहित होती है। अगर हम इसका मैप बनाए बिहार में तो ये बिहार हो गया, इसमें ये गंगा नदी हो गई। गंगा नदी होने के बाद यहाँ से ये नदी बहती है। समझ रहे हो ना? मैप दिमाग में छपा होना चाहिए जिलेवार। अगर आप एग्ज़ाम में भी बनाओगे तो एग्ज़ाम अगर आप मैप नहीं बना पा रहे हो, और वैसे तो जो बिहार का मैप है मेरे से नहीं बनता है, अगर आप बना पा रहे हो तो वो बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन लिखने में ज़रूर यूज़ करना मैप वगैरह का, नंबर अच्छे मिलेंगे। लाल बकैया, विष्णुमती, लखनदेई, अधवारा, सिपरी धारा, कोला, छोटी बागमती इसकी सहायक नदियाँ हैं। कमला नदी है। इस नदी का उद्गम महाभारत श्रेणी नेपाल से होता है। महाभारत श्रेणी से 2 नदी आ गई, कौन कौन सी? ये बागमती देखा हमने और कमला। यह नदी जयनगर, मधुबनी से बिहार में प्रवेश करती है। जयनगर नेपाल सीमा है। बिहार में इसकी कुल लंबाई 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर। जयनगर से ही जनकपुर के लिए ट्रेन चलाई गई है भारत सरकार द्वारा, इसको भी याद रखना। मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, खगड़िया जिलों में यह नदी प्रवाहित होती है। सोनी, ढोढ़ी और भूतही बलान इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। फल्गु क्या है? यह एक मौसमी नदियां हैं, मौसमी नदी है। क्यों? क्योंकि देखोगे ना तो बिहार के प्रायद्वीपीय भारत के प्रायद्वीपीय भाग से निकलती है। छोटा नागपुर के आस पड़ोस से निकल के आती है नीचे से की तरफ से। यह एक मौसमी नदी है जिसकी उत्पत्ति छोटा नागपुर पठार से होती है, यानी कि ये 12 महीने इसमें जल नहीं रहेगा। इसकी कुल लंबाई 235 किलोमीटर है। इस नदी को बोधगया के निकट मोहना नदी के मिलने के बाद ही मुख्यतः फल्गु की संज्ञा दी जाती है। जब इसमें मोहना नदी मिल जाती है बोधगया के निकट, तब इसको फल्गु नदी कहा जाता है। निरंजना, लीलाजन इस नदी की मुख्य धारा है। लोकायन इसकी सहायक नदी है। लोकायन फल्गु की सहायक नदी है। महानंदा अगली नदी है। यह नदी बिहार मुख्यतः उत्तर पूर्वी बिहार, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में प्रवाहित होती है। अगर बिहार बनाएंगे तो यहाँ पर ये नदी प्रवाहित होती है। कहाँ पर? यहाँ पर। यह नदी कुछ स्थान विशेषकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के अंतर्गत बिहार व पश्चिम बंगाल की सीमा का भी निर्धारण करती है। बिहार और पश्चिम बंगाल का सीमा भी बनाती है कहीं कहीं पर। इसका उद्गम हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में महालदिराम पहाड़ी पर स्थित पागल झोरा जलप्रपात से होता है। पागल झोरा जलप्रपात है दार्जिलिंग में, वहीं से इसका उद्गम होता है। यहाँ से यह नदी बिहार में पुनः पश्चिम बंगाल और अंततः बांग्लादेश में जाकर मिल जाती है। मेची और कंकई इसकी सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी? मेची और कंकई। अगली नदी है पुनपुन।
यह चौराहा पहाड़ी पालमू झारखंड से निकलने वाली एक मौसमी नदी है जो बिहार में औरंगाबाद और अरवल होते हुए प्रवाहित होती है। औरंगाबाद और अरवल होते हुए फतुहा पटना के समीप गंगा नदी मिल जाती है। सहायक नदियां हैं दीर्घा, मोरहरा और रामरेखा। कर्मनासा यह गंगा की एक सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 192 किलोमीटर है, 192 किलोमीटर। इसका उद्गम कैमूर की पहाड़ी से होता है। अगला है कि यह नदी बिहार व उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा का निर्माण करती है। कौन सी नदी? ये जो नदी है कर्मनासा, इसकी बात कर रहे हैं। साथ ही आरा और बक्सर प्रवाहित होते हुए चौसा के निकट गंगा में मिल जाती है। चौसा जहाँ से गंगा प्रवेश करती है वहीं पर ये गंगा नदी में मिल जाती है। किउल नदी, इस नदी का उद्गम झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित टिसरी पहाड़ी से होता है। टिसरी पहाड़ी जो झारखंड के गिरिडीह जिले में, वहीं पर इसका उद्गम होता है। यह नदी बिहार के जमुई और लखीसराय जिलों से प्रवाहित होती है। कहाँ पर? जमुई और लखीसराय। यह नदी सूर्यगढ़ा लखीसराय के निकट गंगा में मिल जाती है। अब बिहार की कुछ झीलें हैं, हर साल इस झील से भी क्वेश्चन आते हैं। झील और नदियों से एक आध क्वेश्चन टकराते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अभी तो झील पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिहार के अभयारण्य करेंगे, वन्य जीव अभयारण्य जितने हैं उसको करेंगे हम। उससे ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वाल्मीकि अभयारण्य या अलग अलग अभयारण्य जो हैं वो सब करेंगे। झील कौन कौन सी हैं इसको देख लेते हैं। अनुपम झील, ये कैमूर में है। अनुपम झील कहाँ पर है? तो ये कैमूर में है। कांवर झील बेगूसराय, इसको रामसर में शामिल किया गया। बिहार का पहला स्थल जिसको रामसर का वो दर्जा मिला है। रामसर क्या होता है? आद्र स्थल के रूप में मान्यता मिलती है। ओके, कांवर झील बेगूसराय। कुशेश्वर स्थान दरभंगा। ओके, गोगाबिल कटिहार। कुशेश्वर स्थान को राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षित है ये, और इसमें से कांवर झील को तो रामसर के तहत संरक्षित किया गया है, रामसर। गोगाबिल कटिहार। सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा। बरीला झील वैशाली, इसको भी राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण में शामिल किया गया। इन तीन को राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण के तहत शामिल किया गया, जिसमें से एक को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। गर्म जल कुंड, गर्म जल कुंड से ऐसे प्राकृतिक गड्ढे से हैं जिनसे स्वतः ही गर्म जल बाहर निकलता है। बिहार में यह जल कुंड मुख्यतः राजगीर व मुंगेर जिले में स्थित है। गर्म जल कुंड देख लेते हैं, नाम वाइज याद रखना इसको जरूर। ओके, पहले झील को एक बार दोहरा दो, क्या याद हो जाएगा। अनुपम झील कैमूर, कांवर झील बेगूसराय, कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा, गोगाबिल कटिहार, सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा, बरीला झील वैशाली। गर्म जल कुंड देख लेते हैं, सूर्य कुंड, सप्तधारा, ब्रह्म कुंड, गोमुख कुंड और नानक कुंड, ये सभी कहाँ पर हैं? ये सभी राजगीर में हैं। अगर इसका किसी को कोई ट्रिक पता हो तो कमेंट में कर देना, जिससे सबको पता चल जाए। किसी को ट्रिक अगर इसका कुछ याद हो तो। ऋषि कुंड, जन्म कुंड, भीम बांध, ये तीनों कहाँ पर हैं? ये तीनों मुंगेर में हैं। उसके अलावा रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, भारीर कुंड, भरारी कुंड और पंचतर कुंड और अग्नि, ये सभी कहाँ पर हैं? मुंगेर में हैं। अग्नि कुंड गया में है और श्रृंगार कुंड भी मुंगेर में ही है। तो अगर अग्नि कुंड आएगा तो गया में है, बाकी ये सभी मुंगेर में है और ये सभी राजगीर में है। सिंचाई पर चलते हैं। अभी नदी हमने कंप्लीट कर लिया, झील देख लिए, उसके बाद से गर्म जल कुंड देख लिया, अब सिंचाई देखते हैं। बिहार में सिंचाई व्यवस्था। बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार में सिंचाई की कुल क्षमता 117.54 लाख हेक्टेयर थी। बृहद और मध्यम सिंचाई 53.53 है और सृजित क्षमता 36.89 है। प्रयुक्त क्षमता अभी तक हम लोग 25.82 ही यूज कर पाए हैं। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या दिया है? लघु सिंचाई का भी कुछ क्षमता यहाँ पर दिया है। इसको तो हम लोग करंट अफेयर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसको अभी जो नई वाली आर्थिक समीक्षा आई है 2021-22 उसको पढ़ के जाना पड़ेगा। बिहार में सिंचाई के साधन के रूप में नहरों और नलकूपों का महत्वपूर्ण स्थान है। लघु सिंचाई स्रोतों से सिंचित क्षेत्र हैं 2019-20 से 20-21 के बीच में कौन कौन से हैं? भूतल नहरें नहीं दिया है। तालाब से इतने 66,429 वर्ग किलोमीटर के लगभग में लाख हेक्टेयर करीब में क्षेत्र था जिसको सिंचित किया जाता था, और 20-21 में ये बढ़कर कितना हो गया? 88,890 हो गया। तालाब से दूसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर कहाँ किससे आता है? नलकूप से 88,175। और अन्य स्रोतों से देखें तो 640 लाख हेक्टेयर जो है वो अन्य स्रोतों से सिंचित किया जाता है। ओके, कुल मिलाकर कितना दिया है? 1,55,244 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल जो है 19-20 में लघु सिंचाई स्रोत से सिंचित था, और अभी अगर देखें तो कितना हो गया है? 1,10,570
लाख हेक्टेयर ज़मीन जो है वो लघु सिंचाई स्रोत से सिंचित है। लघु सिंचाई, मध्यम सिंचाई और बृहद सिंचाई 3 तरीके के होते हैं। अगला है कि बिहार में विद्युत चालित पंप का सबसे पहले प्रयोग 1945-46 में डेहरी सासाराम क्षेत्र में किया गया। इसको लेकर चिंतित मत होना, ये करंट अफेयर में हम लोग पूरा सिंचाई का पढ़ेंगे, ओके, डेटा पढ़ेंगे। आगे चलकर 1946 इसमें बिहार शरीफ बिहटा इलाके में विद्युत चलित पंपों द्वारा सिंचाई आरंभ की गई। नहर, बिहार की कुल कृषि योग्य क्षमता का लगभग 27% भाग का नहर द्वारा सिंचित होता है। अब इसको जरूर याद रखना, 27% किससे? नहर से होता है, इसको जरूर ही याद रखना। बिहार के उत्तरी क्षेत्र के धरातलीय स्वरूप, मुलायम जलोढ़ चट्टानों की उपस्थिति, विस्तृत कृषि क्षेत्र और नत विहीन नदियों द्वारा जल आपूर्ति किए जाने के कारण नहरों का काफ़ी विकास हुआ। और नहरों का क्यों विकास हुआ है? बिहार जो है वो मैदानी प्रदेश है, यहाँ पर नहर बनाना बहुत आसान होता है ना, इसलिए भी नहरों का विकास बिहार और यूपी में आपको मिलेगा। अगला है कि बिहार में 2 प्रकार की नहरें हैं, नित्यवाही नहरें और मौसमी नहरें। कुछ नहरें ऐसी हैं जो नित्यवाही हैं, जो सदानीरा नदियों से निकाले जाएंगे। जो गंडक से निकाली जाएगी नहर वो नित्यवाही होगी, और अगर मान लो कोई फाल्गु नदी से निकाली गई है कोई नहर, तो वो क्या होगी? वो मौसमी नहर होगी। बिहार में मौसमी नहरों द्वारा सिंचित भूमि का अधिकांश भाग दक्षिणी बिहार में है। आपको पता ही चल गया क्यों, अभी मैंने बताया, क्योंकि दक्षिणी बिहार की जो नदियाँ अधिकांशतः वो क्या हैं? वो मौसमी नदियाँ हैं। और उत्तरी बिहार की नदियाँ जो हैं वो सदानीरा नदियाँ हैं, क्योंकि वो हिमालय से आती हैं, ग्लेशियर से आती हैं। बिहार की प्रमुख नहरें पढ़ लेते हैं अभी हम लोग। सोन नहर, इसके अंतर्गत बिहार के सबसे प्राचीन सोन नहर का निर्माण सोन नदी पर 1873-74 में डेहरी नामक स्थान पर किया गया था। सोन नदी से 2 नहरें निकाली गई हैं, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। पूर्वी सोन नहर, ये सोन नदी बह रही है, तो इधर क्या हो जाएगा? पूर्वी सोन नहर, और इधर क्या हो जाएगा? पश्चिमी सोन नहर। पूर्वी सोन नहर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। पटना के निकट कहाँ मिल जाएगी? ये इधर निकलती है, वो गंगा में मिल जाएगी। और इस नहर के द्वारा औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद जिलों में सिंचाई की जाती है। पश्चिमी सोन नहर, अगर हम सोन नहर से पश्चिमी जाएंगे तो क्या होगा, उससे बता देता हूँ मैं। यह नहर भोजपुर, बक्सर जिलों में सिंचाई करती है। अब देखो, ये सोन नदी बह रही है। सोन नदी के इधर कौन कौन से जिला मिलेंगे? बक्सर और भोजपुर मिलेगा। इधर कौन कौन सा मिलेगा? औरंगाबाद, पटना, गया, जहानाबाद। इसलिए अगर सोन नदी याद रहेगा तो पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर अपने आप याद रह जाएगा। कोसी परियोजना, ये बहुत बड़ी परियोजना थी बिहार सरकार की और भारत सरकार की। भारत सरकार नेपाल सरकार की आपसी सहमति के आधार पर 1954 में कोसी प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, और तथा 1965 में यह बनकर तैयार हो गई। कोसी नदी के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर क्रमशः पूर्वी व पश्चिमी कोसी नहर का निर्माण कर बिहार के सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, दरभंगा, मधुबनी, खगड़िया में सिंचाई की सुविधा प्रदान की जा रही है। कोसी परियोजना के अंतर्गत निर्मित नहरों की 3 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी? अब कोसी पर जो नहर बनी है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और राजपुर नहर। कौन कौन सी? कोसी से 3 नहर निकाली गई है। कौन कौन सी तरह के? पहला है पूर्वी कोसी का, पश्चिमी कोसी का और राजपुर नहर। ओके, अब देखो कोसी नदी कहाँ बह रही है? यहाँ ऐसे बह रही है, नीचे आ रही है। ये इलाका क्या होगा? पूर्वी कोसी नहर होगा, इधर पश्चिमी होगा, और राजपुर नहर हम पढ़ते हैं। पूर्वी कोसी नहर हनुमान नगर जलाशय के पूर्वी हिस्से से निकाली गई है। पूर्वी कोसी नहर पूर्णिया व सहरसा जिलों में सिंचाई की जाती है। अगर कोसी इधर बह रही है तो यहाँ पर पूर्णिया और सहरसा जिले मिलेंगे आपको। ओके, पूर्वी कोसी नहर के मुख्य शाखा का कुल लंबाई 44 किलोमीटर है। 44 किलोमीटर लंबी है ये नहर, किंतु अगर इसकी 4 शाखाओं मुरलीगंज, जानकी नगर, पूर्णिया, अररिया और अन्य प्रशाखाओं को मिला जाए, इसकी लंबाई 3038 किलोमीटर हो जाती है। 3038 किलोमीटर पूरी फैला हुआ है पूर्वी कोसी नगर। मुख्य धारा की लंबाई मात्र 44 किलोमीटर है, लेकिन छोटी छोटी नहरें भी नहरें से निकाली गई हैं। पश्चिमी कोसी नहर हनुमान नगर जलाशय के पश्चिम भाग से निकाली गई है। अब कोसी नदी ऐसे बह रही है, तब इधर का इलाका क्या होगा? पश्चिमी कोसी नहर होगा। अब इधर कौन कौन से पड़ते हैं? दरभंगा, बेगूसराय, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, ये सब ज़िले पड़ते हैं। तो इन सब ज़िलों में सिंचाई की जाएगी इसके द्वारा। ओके, ज्योग्राफी ध्यान में रखना, ज़िले का नाम ध्यान में रखना, ज़िले जो आपको मैप में दिखते हैं कौन सा ज़िला कहाँ पर है, और नदियों को ध्यान में रखोगे तो अपने आप नहर कंप्लीट हो जाएंगे। राजपुर नहर हनुमान नगर जलाशय के पूर्वी किनारे से निकाली गई है। इस नहर का विस्तार पूर्वी कोसी नहर और पूर्वी बांध तटरक्षक के बीच में विस्तृत है क्या ना? पूर्वी कोसी नहर जो है इधर जा रही है, इस इलाके में इसका विस्तार है राजपुर नहर का। राजपुर नहर की शाखा राजपुर तथा 4 उपशाखा मधेपुरा, गम्हरिया, सहरसा और सुपौल में स्थित है।
इस नहर के निर्माण के चलते सहरसा और बेगूसराय जिले के 4 लाख हेक्टेयर भूमि जो पहले बाढ़ प्रभावित थी की सिंचाई संभव हो पाई है। ओके। गंडक परियोजना, ये भी भारत और नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है। भारत और नेपाल सरकार के बीच 1959 में समझौता हुआ था। 1959 में कोसी प्रोजेक्ट के लिए कब हुआ था? 1954 में। इसको जरूर याद रखना। क्यों याद रखना है? क्योंकि इस बार 1953 से एक योजना उठा के पूछा था बीपीएससी ने, इसलिए ज़रूर याद रखना। 1960 में कार्य प्रारंभ किया गया। गंडक परियोजना द्वारा बिहार, यूपी, नेपाल को लाभ मिला है। अगले पर चलते हैं। गंडक परियोजना में बिहार के भैंसा लोटन नामक स्थान पर गंडक नदी के ऊपर 837.8 मीटर लंबे बैराज का निर्माण किया गया है। बैराज आप जानते हो, नदी के पानी को रोक दिया जाता है, छोटे मोटे बांध बनाकर या रोका जाता है। फिर यहाँ जब पानी इकट्ठा हो जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ से एक नहर खींच देंगे हम, ओके, जिससे नहर में पानी जाना शुरू हो जाएगा। इस बैराज के दोनों तरफ पश्चिमी और पूर्वी गंडक नहर निकाली गई है। अब गंडक नदी ऐसे बह रही है, इधर क्या होगा, पूर्वी गंडक नदी, इधर क्या होगा, पश्चिमी गंडक नदी। अब इधर के जिलों को खुद ये ज्यूम कर लो, इधर के जिलों को खुद ये ज्यूम करना, और इधर के राज्य को, इधर यूपी हो जाएगा, यूपी इधर ही है, और इधर बिहार हो जाएगा। इसीलिए यूपी, बिहार, नेपाल तीनों का फायदा हुआ है इससे। पश्चिमी गंडक नहर नेपाल में तथा पूर्वी गंडक नहर बिहार में निकाली गई है। पश्चिमी गंडक नहर कहाँ पर निकाली गई है? नेपाल में। पश्चिमी गंडक नहर बिहार के सिवान, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया जिले में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुए हैं। और पश्चिमी गंडक नदी के कुल लंबाई 192 किलोमीटर है, और इसका हिस्सा, कुछ हिस्सा नेपाल और एक बड़ा क्षेत्र उत्तर प्रदेश और बिहार के गोपालगंज और सिवान जिले के अंतर्गत आता है। पश्चिमी गंडक नदी। या पूर्वी कहाँ पर चला जाता है? अभी हमने देखा पूर्वी गंडक नदी बिहार में निकाली गई है, पश्चिमी गंडक नदी नेपाल में, लेकिन पश्चिमी का कुछ भाग बिहार भारत में भी पड़ता है। यहाँ पर 192 है, इनमें से कुछ हिस्सा नेपाल का और एक बड़ा क्षेत्र यूपी, बिहार, पश्चिमी गोपालगंज और सिवान जिले के अंतर्गत आता है। तो हमने क्या देखा कि जो गंडक नदी बह रही है उसका पूर्वी पश्चिमी 2 शाखा है। पूर्वी तो पूरी बिहार में ही आ रहा है, पश्चिमी का कुछ शाखा नेपाल में जाती है और फिर ये लौटकर बिहार की तरफ आ जाती है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से पश्चिमी चंपारण जिले के त्रिवेणी नामक स्थान से निकाली गई है, और इस नहर का निर्माण पश्चिमी चंपारण जिले में सिंचाई की व्यवस्था करने हेतु किया गया था। ढाका और तिऊर नहरें, यह नहरें चंपारण जिले में स्थित है। ये गंडक नदी की सहायक नदी ललवाकिया और तिऊर नदियों से निकाली गई है। कमला नहर, यह नहर दरभंगा जिले में कमला नदी से निकाली गई है। इस नहर के द्वारा मधुबनी के क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। कहाँ पर की जाती है? मधुबनी के क्षेत्र में की जाती है कमला नहर से सिंचाई। अब नलकूप और कुएँ, देखो जहाँ भी नलकूप जो है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा आविष्कार था। कैसे? पहले क्या होता था, बसावट प्राचीन इतिहास की अगर बात करें तो नदियों के पास ही होगा, मतलब कि नदी से दूर आप ज़िंदगी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि जल नहीं मिलेगा आपको, छोटे मोटे तालाब। तो नलकूप का जब आविष्कार हुआ ना मौर्यों के समय में, हमें मिलता है मेन रूप से, तो क्या हुआ कि कहीं भी आप जाके लोग बस सकते थे, वहाँ पर गड्ढा खोदो आपको जल मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी सुविधा थी उस समय के हिसाब से, क्योंकि आपको जल लेने के लिए किलोमीटर में आपको चल के नहीं आना पड़ेगा, आपको घर के समीप में जल मिल जाएगा। बिहार के मैदानी भूभाग संरचना अति मुलायम है, साथ ही जलस्तर ऊपर रहने के कारण कुओं का निर्माण आसानी से होता है, इसलिए यहाँ कुओं की बहुतायत संख्या देखने को मिलती है। बिहार के चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया, गया, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर जिलों में विद्युत चालित नलकूपों का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। तालाब और अन्य साधन, बिहार के सिवान, भागलपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गया आदि जिलों में तालाब के द्वारा सिंचाई की जाती है। बिहार में कुल सिंचित भूमि का लगभग 11% तालाब से है। 11% तालाब से, 27% किससे देखा था ऊपर हमने? नहर से देखा था। ओके। तालाब के अलावा आहर और पाइन के द्वारा भी सिंचाई की जाती है, जो नाली बना के खींच लेते हैं हम लोग, उसकी बात कर रहा है। गया, नवादा, जमुई, बांका जिलों में आहर और पाइन के द्वारा भी सिंचाई की जाती है। बिहार में जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट इन बिहार। अब यहाँ से आपको मेंस के लिए टॉपिक मिलने शुरू हो गए। यहाँ से आपको पूछ सकता है कि बिहार में वाटर प्रबंधन का क्या उपाय है, आप बताइए। बिहार में जल संसाधन के मुख्य रूप से 2 स्रोत हैं। धरातलीय स्रोत के रूप में नदियाँ, तालाब, नहरें, भूमिगत जल स्रोत के रूप में कुएं या नलकूप और झरने। एक तो नदियाँ वगैरह बहती हैं, और एक भौम जल जो नीचे से हम लोग निकालते हैं उसकी बात कर रहा है। जल संसाधन के मामले में समृद्ध होने के बावजूद यह राज्य युक्त प्रबंध करने में असफल रहा है। हमारे पास वाटर मैनेजमेंट अच्छा सिस्टम नहीं है, संरक्षण के अच्छे उपाय नहीं है, इसलिए हमारे सारे पानी कहाँ बह के चले जाते हैं? समुद्र में खारा पानी बन जाती है नदियों के माध्यम से। आरंभिक समय में ऐसी मान्यता थी कि भूमिगत जल कभी न समाप्त होने वाला प्राकृतिक स्रोत है, इसलिए इसका इतना दोहन किया गया कि जो भौम जल है वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। अब कई जगह बिहार के इलाकों में सूखा पड़ता है, वहाँ को नलकूप से जल ही नहीं निकल पाता है।
ओके, तो यही बात कर रहा है। इसके कारण गर्मी के जिलों में पेयजल की गंभीर संकट उत्पन्न हो जाती है। ये तो आपको पॉइंट बना के लिखना पड़ेगा, समझ बनानी पड़ेगी। बरसात के मौसम में क्या होगा? बरसात के मौसम में भौम जल स्तर ऊपर आ जाएगा। बिहार में आने वाली बाढ़ व नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण हजारों एकड़ भूमि दलदल व चौर में तब्दील हो जाती है। दलदल और चौर तो जानते होंगे। साथ ही नहरों, तालाबों, कुओं की अनियमित सफाई, नलकूपों के निर्माण प्रक्रिया की खर्चीली होने के कारण धरातीय जल का स्रोत उचित प्रबंधन नहीं हो पाता है। जो वर्षा के द्वारा हमें जल की प्राप्ति होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा होता है बिहार में, उसका हम लोग प्रबंधन नहीं कर पाते हैं, यानी कि उसको स्टोर नहीं कर पाते हैं, रख नहीं पाते हैं। तालाब की गहराई कम हो गई है गादों के कारण, इससे तालाब में भी ज़्यादा जल नहीं स्टोर कर पाते हम लोग। तो क्या होता है, तो सारा वर्षा का पानी कहाँ जाएगा? पहले नदियों में जाएगा, फिर वहाँ से वो समुद्र में जाके खारा पानी हो जाता है। सबसे अच्छा वाटर पर जो संरक्षण है, जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम किस शहर का है? तो मद्रास शहर का है, चेन्नई शहर का, क्योंकि वहाँ पर जल की कमी होती है, इसलिए वहाँ का जल प्रबंधन बहुत ही अच्छा है। और वैसे अगर राज्य की बात करें तो राजस्थान के लोगों का, तो वहाँ का कल्चर है जल प्रबंधन का। अपने यहाँ कल्चर नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जल की बहुत आयत है, कुछ दिनों में कमी हो जाएगी। दूसरी तरफ मानसूनी जलवायु प्रदेश में अवस्थिति के कारण इस राज्य को मानसून की अनिश्चितता के कारण भी कभी बाढ़ तो कभी सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसी स्थिति के मद्देनजर बिहार में उचित जल प्रबंधन की आवश्यकता है, जिसके लिए कई स्तरों पर कार्य किया जाना चाहिए। बिल्कुल किया जाना चाहिए। एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड जो होगा ना, यानी कि वर्षा जल का भी हमने स्टोर कर लिया, नदियों के जल को भी स्टोर कर लिया, तो इससे क्या होगा, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जल की मात्रा वो जमा हो जाएगा, जिससे जो सूखा पड़ेगा, मान लो उत्तरी बिहार में बाढ़ आया हुआ है, वहाँ के जल को अगर हम डाइवर्ट करके दक्षिणी बिहार में ले आए तो वहाँ पर सूखा नहीं पड़ेगा। अगला है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ के जल का रुख मोड़कर इस नदी के दो किनारे पर असंख्य कुओं का निर्माण कर संरक्षित किया जा सकता है। ये सब अलग अलग तरीके बताए हैं। और क्या हो सकता है, नदियों का कटाव जो रोकना है तो उसके लिए पेड़ लगा सकते हो आप, है ना। और नदियों की सफाई नियमित रूप से होनी चाहिए, नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए, यही सब चीज़ हो सकता है। बाकी तो यही सब दिया है। और आगे चलते हैं। उत्तर बिहार में नेपाल के साथ वार्ता कर सकते हैं, क्योंकि नेपाल से ही तो सारी नदियाँ आती हैं ना बिहार में, उत्तर बिहार की। तो अगर नेपाल को हम लोग किसी भी समझौते के तहत नहीं लाएंगे तो हम कैसे बाढ़ का प्रबंधन कर पाएंगे, है ना। अगला है कि साथ ही दक्षिण बिहार में नदियों पर बांध का निर्माण समय की मांग है। एक रिपोर्ट के अनुसार अभी बिहार में कम से कम 65 बृहद और मध्यम परियोजनाएं, अन्य अनेक लघु परियोजनाओं के निर्माण की संभावनाएं मौजूद हैं। हमारे पास कैपेसिटी है, लेकिन अभी हम कैपेसिटी का क्या यूज कर रहे हैं? यूज नहीं कर पा रहे हम कैपेसिटी का भी, है ना। बिहार में बहुत कम बांधों का निर्माण हुआ है बृहद स्तर पर। हालांकि बिहार में उचित जल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों की नदियों के एक दूसरे के साथ जोड़ने पर विचार चल रहा है। बिहार के नदियों को एक दूसरे के साथ जब जोड़ देंगे तो क्या होगा, सारी नदियां जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी, जिसमें कम जल है वहाँ से ज़्यादा जल वाली नदियों से कम जल वाली नदियों में अपने आप जल आएगा बह के, तो राज्य का जो जल है वो समुद्र में नहीं जाके हमारे पास ही मौजूद रहेगा। और कौन कौन सा है इसके तहत? बूढ़ी गंडक को नून नदी से जोड़ा जाएगा, कोसी को गंगा, बागमती को बूढ़ी गंडक से और मेची को कोसी से जोड़ने का प्रस्ताव है। कोसी मेची जोड़ो परियोजना तभी चल भी रहा है। ओके, इस प्रस्ताव के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन से राज्य में काफ़ी हद तक जल की समस्या का निदान हो सकेगा, कृषि और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। बिहार के उत्तरी भाग में जल जमाव की एक जटिल समस्या है। इस समस्या के कारण गंडक, कोसी, पश्चिमी कोसी के कमान क्षेत्र की 8 लाख हेक्टेयर भूमि बेकार पड़ी रहती है। इतना ज़्यादा पानी ही भरा रहता है कि वहाँ पर खेती ही नहीं हो पाती है। हालांकि जल जमाव की समस्या के निदान के लिए राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन अभी काम होना बहुत सारा बाकी है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं डायरेक्ट। बिहार के विकास में नदी घाटी परियोजनाओं की भूमिका। यहाँ से अगर आपका मेंस में क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, और मेंस की तैयारी ही अभी करना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है जल विद्युत, विद्युत के बाद सिंचाई, सिंचाई के बाद बाढ़ नियंत्रण, मछली पालन, पर्यटन। ये सब मिलकर क्या बनती हैं? बहुउद्देश्य, एक से ज़्यादा उद्देश्य वाली परियोजनाएं, है ना। बहुउद्देश्य का मतलब ये होता है इसको बनाने के पीछे बहुत सारे मोटिव हैं। कौन कौन से मोटिव हो सकते हैं? तो एक होता है कि भाई बिजली पैदा कर लो, इससे सिंचाई कर लो, बाढ़ नियंत्रण हो जाएगा, मछली पालन, पर्यटन भी हो जाता है, डैम वगैरह बनते तो लोग देखने आते हैं ना। बिहार में भी नदी घाटी परियोजनाओं ने इन सभी विकासात्मक कार्यों को बखूबी अंजाम दिया है। वर्तमान समय में इस राज्य में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाएं कार्य कर रही हैं। कौन कौन सी? कोसी, गंडक और सोन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना चल रही हैं। कोसी बहुघाटीय परियोजना और गंडक और सोन नदी पर।
कोसी नदी घाटी परियोजना के निर्माण से पूर्व राज्य की लगभग 32,000 हेक्टेयर कृषि भूमि कोसी नदी के अनिश्चित प्रवाह से आने वाली बाढ़ से प्रभावित थी, किंतु इस परियोजना के बाद कोसी नदी पर निर्मित अवरोधक बांध, जलाशय और तटबंध के कारण बाढ़ की संख्या कम हुई है। पहले क्या होता था कि 32,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में बाढ़ आ जाती थी बहुत बार। कोसी नदी पर जब से प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ है तो बाढ़ का प्रकोप कम हुआ है उस इलाके में। कोसी परियोजना के अंतर्गत निर्मित की गई नहरें उत्तर बिहार, दरभंगा, मधेपुरा, सुपौल, बिहार, कटिहार, अररिया, किशनगंज और खगड़िया जिलों में सिंचाई की व्यवस्था की गई है। कोसी परियोजना के अंतर्गत निर्मित नहरों को 3 भागों में बांटा गया है। आपको पता ही है कौन कौन सा, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और राजपुर नहर प्रणाली। ऊपर ही देखा हमने पूर्वी कोसी नहर प्रणाली से अभी हमने देखा कौन कौन सा, पूर्णिया, सहरसा जिले के लगभग इतना लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है और पश्चिमी से दरभंगा, बेगूसराय, मधुबनी इन सब की सिंचाई होती है। राजपुर नहर से कहाँ पर, सहरसा, बेगूसराय के जिलों की सिंचाई होती है। पूर्वी कोसी नहर यहाँ है, पश्चिमी कोसी नहर यहाँ है और राजपुर कोसी नहर यहाँ है। ओके, कोसी नदी को देखना मैप पर। उसके बाद बाढ़ नियंत्रण हुआ है इसके कारण। कोसी नदी पर नेपाल की तराई में निर्मित अवरोधक बांध के समीप कटैया नामक स्थान पर 30,000 किलोवाट क्षमता वाले जल विद्युत गृह का भी निर्माण किया गया है। ओके, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो केंद्र होते हैं उसको बनाया गया है। इस शक्ति केंद्र से उत्पादित बिजली का प्रयोग इस क्षेत्र में स्थित जूट, चावल, चीनी मिलों के लिए किया जा सकता है। जब बिजली मिलेगा तो फैक्ट्रियाँ भी चलेंगी। बिहार की दूसरी महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना गंडक नदी पर है। पहला कौन सा था, कोसी नदी पर, अब दूसरी गंडक नदी पर। अगर आपको पूछेगा बिहार के बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में लिखिए तो वहाँ पर कोसी पहला लिखना पड़ेगा, फिर गंडक लिखना पड़ेगा, उसके बाद सोन नदी पर आएंगे। नेपाल और भारत का संयुक्त प्रयास है ये गंडक नदी भी, और परियोजना में बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य को लाभ मिल रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत बिहार के भैंसा लोटन नामक स्थान पर, अभी हमने पढ़ा पश्चिमी चंपारण में है ये जगह, और 838.8 मीटर लंबे बैराज का निर्माण किया गया है। ओके, और इस बैराज के दोनों किनारे से 2 मुख्य नहरें निकाली गई हैं। इस बैराज के पश्चिमी हिस्से से निकलने वाले नहर नेपाल के क्षेत्र से निकलती है और इस नहर से राज्य के सिवान जिले के लगभग 5.6 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर सिंचाई की जाती है। बिहार की अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्र सिवान, गोपालगंज, सारण में जल सिंचाई सुविधा प्रदान करने में इस नहर की महत्वपूर्ण भूमिका है। कहाँ कहाँ पर, इस क्षेत्र में, गोपालगंज, सारण, इन सब में। नेक्स्ट, इस बैराज के पूर्वी हिस्से से निकलने वाली नहर से पश्चिम व पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर जिलों का लगभग 6 लाख हेक्टेयर भूमि का सिंचाई का सुविधा मिलता है। इससे गंडक नदी की बात हो रही है। गंडक परियोजना के तहत पश्चिमी मुख्य नहर सूरजपुर और पूर्वी नहर वाल्मीकि नगर में 2 जल विद्युत गिरोह का भी निर्माण किया गया है। वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पॉइंट का भी निर्माण यहाँ पर किया गया है। बिहार की सर्वाधिक पुरानी सिंचाई परियोजना सोन नदी घाटी पर ही है। कौन सी, वही जो है एक, इसका निर्माण 1874 ब्रिटिश सरकार द्वारा सोन नदी के ऊपर सिंचाई के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया था। इस परियोजना के तहत डेहरी के पास बांध निर्मित करके सोन नदी को जल रोककर यहीं से 2 दिशाओं में पूर्व और पश्चिम में 2 नहरें निकाली गई। डेहरी के पास हमने क्या किया है, सोन नदी को रोक दिया है। सोन नदी पर बिहार का सबसे पुराना है बांध जो बहुउद्देशीय परियोजना है, और डेहरी के पास हमने सोन नदी का जल रोका और वहीं से पूर्व और पश्चिम दोनों की तरफ 2 नहर निकाल दी। कि इस तरह निर्मित पूर्वी सोन नहर से गया, पटना, औरंगाबाद जिलों में सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई है और पश्चिमी सोन नहर से रोहतास, बक्सर, भोजपुर जिलों की भूमि को सिंचित किया जाता है। ओके, इन सिंचाई सुविधाओं की बदौलत कहाँ गया, हाँ, इस क्षेत्र में चावल की पैदावार में विशेष रूप से वृद्धि हुई है। जब सोन नदी से नहर निकाली गई ना, तो इन जिलों में वर्षा कम होती है, तो यहाँ पर चावल की खेती नहीं हो पाती थी, अब अच्छी होती है, जिसके कारण इस क्षेत्र को चावल के कटोरा की संज्ञा दी गई है। साथ ही इस परियोजना के तहत विद्युत शक्ति गृहों की भी स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य डालमिया नगर के औद्योगिक प्रतिष्ठान, यहाँ पर क्या है, सीमेंट फैक्ट्री है बहुत सारी डालमिया नगर में, का विद्युत समस्या का निदान किया गया है। इस प्रकार समग्र विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना ने बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाकी आपको पता ही है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है, कुछ छोटा सा ही है, इसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग MCQ पर चलेंगे आज के। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी, रिवीजन हो जाएगा आपका, 445 किलोमीटर। यह चौसा बक्सर में बिहार में प्रवेश करती है। घाघरा जो गंगा की सहायक नदी है, को सरयू और करनाली नदी के नाम से भी जाना जाता है।
सोन नदी पर दक्षिण पश्चिम बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना निर्मित है। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के कुख्यात है, इसको बिहार का शोक कहा जाता है। वाल्मीकि नगर बैराज का निर्माण गंडक नदी पर किया गया है। बूढ़ी गंडक नदी को सामान्यतः गंडक नदी के परितक्य धारा कहा जाता है। परितक्य धारा का मतलब जो पहले बहती थी अब दूसरी जगह बहने लगी है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य में दृष्टि में वो चीज़ें होती हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। गंडक परियोजना बिहार उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। भूतही बलाना सोनी नदी कमला की सहायक नदी है। भूतही बलान की खासियत यह है कि दिन में आपको सूखा दिखेगा, हो सकता है शाम तक इसमें पानी भर जाए अपने आप। महानंदा नदी उत्तर पूर्वी बिहार में प्रवाहित होती है। पुनपुन नदी फतुहा पटना के पास गंगा नदी मिल जाती है, इस बार क्वेश्चन पूछा था। कर्मनासा नदी का उद्गम कैमूर के पहाड़ी से होता है। क्यूल नदी सूर्यगढ़ा लखीसराय के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। कांवर झील, कुशेश्वर स्थान झील और बरीला झील को राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त हुआ है। राजगीर स्थित ब्रह्मकुंड बिहार का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है। कर्मनासा, गंडक, घाघरा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। कौन कौन सी? कर्मनासा, गंडक और घाघरा। त्रिवेणी और सारण सिंचाई नहर गंडक नदी से निकलती है। ढाका नहर लाल वाकिया गंडक की सहायक नदी पर तथा त्यूर नहर त्यूर नदी से निकाली गई है। कोसी परियोजना के अंतर्गत 3 प्रमुख नहरें हैं, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और राजपुर नहर। बिहार में कुल सिंचाई भूमि का 11% तालाब के द्वारा और 27% नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। बिहार के सीवान, भागलपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर और गया जिलों मुख्यतः तालाब से ही सिंचाई की जाती है। ओके, क्योंकि अब आगे चलते हैं, MCQ पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि बिहार में निम्न प्रशासनिक विभागीय जोरों में से किस जोरे से गंगा नदी नहीं बहती है? गंगा नदी इनमें से किस जोरे से नहीं बहती है, ये पूछा है आपसे। इसका क्या आंसर हो जाएगा? पहला का आंसर हो जाएगा डी, कोसी और मगध से नहीं बहती है। जनजातीय और जिलों के निम्न जोरों में से कौन सा जोरा सही नहीं है, ये पूछा है आपसे। जनजातीय और जिलों के बारे में पूछा है। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा? दूसरा का आंसर हो जाएगा मुंडा जनजाति के साथ जमुई का जोड़ा गलत है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? उत्तर की तरफ जो बहती हो, इसमें से कौन सा हो जाएगा? उसमें से बताओ। तीसरा का क्या आंसर हो जाएगा? तीसरा का आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई सा भी नहीं, क्योंकि ये सभी उत्तर बिहार की नदियां हैं और ये सभी दक्षिण की तरफ प्रवाहित होकर गंगा नदी मिलती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है? फतुहा के पास कौन सी नदी मिलती है? पता ही होगा, सबको पता होगा, ये पुनपुन नदी है वो। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो त्रिवेणी नहर, पांचवा का क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, गंडक नदी पर निर्मित है। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो बताओ। ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर कहाँ है? ये गंगा नदी में हरिद्वार के समीप से निकाली जाती है। त्रिवेणी नहर, तो इसका छठा क्या आंसर हो जाएगा? छठा का आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित झीलों में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा? 7 का आंसर हो जाएगा अनुपम झील बिहार में है। 8 है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो 8 का क्या आंसर हो जाएगा? गंडक परियोजना, बिहार और यूपी के संयुक्त परियोजना है। 9 है बिहार में सिंचाई के संबंध निम्नलिखित तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो 9 का क्या आंसर दिया है? 9 का आंसर दिया है बी, बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का 30% नहर नहीं 27% नहर है और 39% नलकूप, ये दोनों ही गलत हैं। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से समूह की नदियां बिहार और यूपी के बीच सीमा रेखा बनाती है? बिहार और यूपी के बीच सीमा रेखा, तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा? पहले में तो बागमती आ गई, काट दो। 10वां का क्या आंसर हो जाएगा? 10 का सी हो जाएगा कर्मनासा, गंडक और घाघरा, ये तीनों ही बिहार और यूपी के बीच सीमा बनाती है। 11 है बिहार निम्नलिखित में कौन से समूह की नदियाँ गंगा और उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? यानी कि उत्तर बिहार की नदियाँ पूछ रहा है आपको, तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, गंडक, कमला और बागमती तीनों ही ऊपर से आके मिलती हैं गंगा नदी में। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा? सबको पता होगा, गंडक नदी से। सारण सिंचाई नहर निकाली गई है कहाँ से, किस नदी से? 13 का डी हो जाएगा, गंडक नदी से। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 सारे ही मिलती हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। हमने अफवाह तंत्र कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे? बिहार के जो अभयारण्य हैं वो कंप्लीट करेंगे। बिहार में जो नेशनल टाइगर रिजर्व है या नेशनल पार्क वगैरह सब है, ये सब कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।